कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बहुत ही चर्चित गीत था 1969 का। फिल्म थी आदमी और इंसान और बोलते जिंदगी इत्तेफाक है। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। जिंदगी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। जाम पकड़ बढ़ाते हाँ, मांगो घटे न राह, जाने वफा तेरी कसम, कहते हैं दिल की बात हम। घर कोई मेल हो सके, आंखों का खेल हो सके, अपने को खुश नसीब जान, वक्त को मेहरबान मान, मिलते हैं दिल कभी कभी, वरना है अजनबी सभी, मेरे हमदम मेरे मेहरबान, हर खुशी इत्तेफाक है, हर खुशी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। हुस्न है और शबाब है, जिंदगी कामयाब है, बज़्म यूं ही खिली रहे, अपनी नजर मिली रहे, रंग यूं ही जमा रहे, वक्त यूं ही थमा रहे, साज की लय पे झूम ले, जुल्फ के खम को चूम ले, मेरे किए से कुछ नहीं, तेरे किए से कुछ नहीं, मेरे हमदम मेरे मेहरबान, ये सभी इत्तेफाक है, ये सभी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। कोई तो बात कीजिए, यारों का साथ दीजिए। कभी गैरों पे भी अपनों का गुमा होता है, कभी अपने भी नजर आते हैं बेगाने से, वाह वाह, कभी ख्वाबों में चमकते हैं मुरादों के महल, कभी महलों में उभर आते हैं वीराने से। हाय हाय हाय, कोई रुत भी सदा नहीं, क्या हो कब कुछ पता नहीं, हम फजूल हैं, हम
भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। खोए से क्यों हो इस कदर, ढूंढती है किसे नजर। आज मालूम हुआ, पहले ये मालूम न था, चाहते बढ़ के पशेमान भी हो जाती है। अच्छा, दिल के दामन से लिपटती हुई रंगी नजरें, देखते देखते अनजान भी हो जाती हैं, देखते देखते अनजान भी हो जाती हैं। यार जब अजनबी बने, यार जब बेरुखी बने, दिल पे सहजा गिला न कर, सबसे हंस कर मिला नजर। मेरे हमदम मेरे मेहरबां दोस्ती इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और अब बड़ी सारी बातें कर रहे हैं। हमारा नंबर है 8010781078। अब बड़ी सारी जो है वो आपकी जो है वो फरमाइशें आ रही हैं और ये आपने जो ये बोला कि भाई जो मैंने आपसे तर्क वितर्क किया, जिसमें हमने देश परदेश का पिछली बार किस्सा सुनाया और उसको थोड़ा सा रोक दिया, फिर आपने ये भी हम पर लांछन लगाया कि अजब है दास्तां तेरी ये ज़िंदगी भी आपने पूरा नहीं पढ़ा। अब उसके बाद फिर आप ये भी कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो जो शोध पढ़ रहे हैं उसके साथ भी न्याय कम कर रहे हैं। तो अब क्या करें, किसके साथ न्याय करें? तो पहली जो इंस्ट्रक्शन है जो आप लोगों ने हमें दी है वो ये है कि भाई रूमी जाफरी साहब के किस्से के हिस्से को तो ख़त्म करें। तो चलिए वहीं पे चलते हैं। तो हमने आपको बताया था पिछले हफ्ते कि फरहाना जी जो हैं वो जो अपना वीज़ा लेने के लिए पहुंची, तो इंग्लैंड में एम्बेसी पहुंची, तो पता लगा कि वो 15 अगस्त है, 15 अगस्त का जो फंक्शन हो रहा था और वहाँ सबने बोला कि भाई हम जो है वो आज तो छुट्टी का दिन है, आज कैसे मिल सकता है। फिर उन्होंने जो है वो हाई कमिश्नर साहब को कहा कि मैं जो है आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, जिससे वो काफ़ी इरिटेट हो गए और बोले बताओ कौन हो तुम। तो उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब की पोती हूँ। यानी कि इसके बाद जो समीकरण है वो पूरा ही बदल गया। अब यह सुनकर जो हाई कमिश्नर जो है हैरान रह गए। उन्होंने कहा कौन मोहम्मद रफ़ी? महान गायक फरहाना ने कहा, जवाब दिया जी। अब हाई कमिश्नर चलकर नज़दीक आए, फरहाना का हाथ पकड़ा और कहा तुमने ऐसे इंसान का नाम ले लिया जिसके लिए हिंदुस्तान की एम्बेसी कभी बंद नहीं हो सकती। पहले झंडा वंदन हुआ, राष्ट्रगान गाया गया और फिर हाई कमिश्नर ने अपने स्टाफ से अपना ऑफिस खोलने को कहा। वो फरहाना को लेकर गए और इंडिया का वीज़ा लगाया और फिर पासपोर्ट दिखाया और कहा कि देख लो फरहाना, यह इकलौता ऐसा पासपोर्ट है जिस पर 15 अगस्त वाले दिन वीज़ा लगा। एक और वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि जो अमिताभ बच्चन साहब ने मेरे साथ साझा किया, उन्हीं के शब्दों में सुनाता हूँ ये किस्सा। अब ये किस्सा जो है वो हिस्सा है इस हिस्से के किस्से का। इस किस्से को देते हैं हम पॉज और हम जाएंगे कुछ यादों में। यानी कि यादों की कसम एक फिल्म थी 1985 की, सुरेश वाडकर साहब की बाकमाल आवाज़ थी। गीत के कुछ ऐसे बोलते हैं, एक हसीना की निगाहों का मैंने बड़ा ही फ्लैट गाया है। आप इसको सुनेंगे और हम लौटेंगे क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है।
हसीना की निगाहों का निशाना बन गया, कोई परदेसी दीवाना बन गया। एक हसीना की निगाहों का निशाना बन गया, कोई परदेसी दीवाना बन गया। दीवाना दीवाना पर्वतों पे एक नया आशियाना बन गया, कोई परदेसी दीवाना बन गया। दीवाना दीवाना ये कहानी सुनो, हुस्न से मेल की, इश्क के खेल की। ओ कोई अनजान सी, कोई नादान सी, वो हंसी दिलरुबा कोई नागन थी क्या, जो मुझे डस गई, दिल में यूं बस गई, बस गई, बस गई। दिल का आना जान का हायर जाना बन गया, कोई परदेसी दीवाना बन गया। एक हसीना की निगाहों का निशाना बन गया, कोई परदेसी दीवाना बन गया। दीवाना दीवाना अचानक मेरे आ गई सामने, शर्म से रुक गई, आँख यूं झुक गई। उसका गोरा बदन, कोरा कोरा बदन रह गया कांप के, अपना मुंह ढाँप के। वो यूं घबरा गई, जुल्फ लहरा गई, लहरा गई, लहरा गई। पहली मुलाकात का ऐसे बहाना बन गया, कोई परदेसी दीवाना बन गया। एक हसीना की निगाहों का निशाना बन गया, कोई परदेसी दीवाना बन गया। दीवाना दीवाना शेर का शुक्रिया जिसने हमला किया, डर के सिमटी थी वो, मुझसे लिपटी थी वो। जान तो बच गई, चोट दिल पर लगी, मैं भी घायल हुआ, वो भी घायल हुई। दर्द दिल ले गई, दर्द दिल दे गई, दे गई, दे गई। बात जरा सी थी मगर एक फसाना बन गया, कोई परदेसी दीवाना बन गया। एक हसीना की निगाहों का निशाना बन गया, कोई परदेसी दीवाना बन गया। दीवाना दीवाना
पर्वतों पे एक नया आशियाना बन गया, कोई परदेसी दीवाना बन गया। दीवाना 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 दीवाना। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब हम बात कर रहे थे कॉस्ट्यूम्स की भी बात कर रहे थे पिछले हफ्ते, और मैं आपको छोड़ गया था इस बात के साथ कि भाई अब जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ गई थी, 21वीं सदी की सुबह की बात आ गई थी, तो जब वो सुबह हुई तो वहाँ पर जो है वो एक डिफरेंट टाइप का जो है वो चैन सामने आया। यानी कि यह सहजीवी संबंध फैशन डिज़ाइनरों को एक फिल्म और एक अभिनेता के साथ उनके नाम को जोड़कर उन्हें एक फिल्म द्वारा लोकप्रिय कपड़ों को बाज़ार में लाने का लाइसेंस देकर लाभान्वित करने लगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब ये पता चला कि भाई अगर आपके पास एक टैग है और उस टैग लाइन की आपको जो है वो फैशन जो डिज़ाइनर्स जो पोशाक है वो चाहिए, तो भाई उनकी जो है प्रोडक्शन में तो कमी आई गई थी। अब हुआ ये कि भाई वो फैशन डिज़ाइनर्स को एक फ़िल्म और एक अभिनेता के नाम के साथ जोड़कर कुछ कपड़े जो हैं वो लोकप्रियता के लिए बाज़ार में आने लग गए। अब बाज़ार में लाने का लाइसेंस देकर जो कहने लग गए कि भाई आप इसको जो है वो मार्केट में भी बेच सकते हैं, और लागत कपड़े और मुफ्त विज्ञापन को ऑफसेट करने के लिए नकद प्रदान करके निर्माताओं को इसका लाभ होने लगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपके जैसे एक ट्रेडिशनल कपड़े आ गए, कोई एक फ़िल्म थी, अब उस कपड़ों को अगर आपने जो है वो उस तरीके से बना के मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, जैसे कि मैं ये समझ सकता हूँ कि भाई ये लहंगा फलाना फलाना फिल्म में फलाना फलाना हीरोइन का था, इस तरीके से वो टैग आने लग गया, और उस आर्टिस्ट ने जब उसकी मल्टीपल प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी तो वो जो है निर्माताओं को इसका लाभ भी होने लग गया, क्योंकि भाई ये भी एक प्रोडक्शन और इकोनॉमी का जो बात है वो उससे जो है वो जुड़ा हुआ है। अब हमारा जो आपके साथ किस्सा जुड़ा हुआ है वो फिल्म थी, मुझे याद आ रहा है 1986 की, बड़ी ही जो है वो दिलचस्प फिल्म थी। फिल्म तो इतनी नहीं चली थी, नाम बड़ा दिलचस्प था, काला धंधा गोरे लोग। अब इसमें जो गीत लिखा था वो आनंद बख्शी साहब ने लिखा था, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, इस जानकी जी की आवाज़ में ये दस्तूर है हुजूर। गीत सुनते हैं 1986 की फिल्म का, फिर लौटते हैं और फिर जाएंगे और पीछे। ये दस्तूर है हुजूर, ये दस्तूर है हुजूर, किसी का क्या कसूर, दोस्तों से प्यार किया जाता है, दुश्मनों को मार दिया जाता है, रख दिया पिस्तौल तेरे सामने ए यार, ले हमसे कर ले दोस्ती, खुद को गोली मार ले, हमसे कर ले दोस्ती,
मशहूर तेरा नाम है इस शहर में, तुझको हम देते हैं तेरी जिंदगी का वास्ता। अब नहीं तेरे लिए बस और कोई रास्ता, बस और कोई रास्ता। रख दिया ये दिल तेरे कदमों में ऐ दिलदार ले, हमसे कर ले दोस्ती या खुद को गोली मार ले, हमसे कर ले दोस्ती या खुद को गोली मार ले। रख दिया पिस्तौल तेरे सामने ऐ यार ले, हमसे कर ले दोस्ती या खुद को गोली मार ले, हमसे कर ले दोस्ती या खुद को गोली मार ले, हमसे कर ले दोस्ती या खुद को गोली मार ले। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमें मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर, और हमारा नंबर है 8010781078। अब हमने जो आपसे बात करी, अब उसमें ये बात तो हमने कर ही ली थी कि भाई करना क्या है, अब क्या करना है, मैं क्या बोले जा रहा हूँ। चलिए, दास्तां तेरी ये ज़िंदगी में जो हमने पॉज लिया था, जो अमिताभ बच्चन साहब का जो किस्सा था रफ़ी साहब का, वो भी आपको बता देते हैं। तो हम लोग शो करने कलकत्ता गए थे। एक दिन रफ़ी साहब के साथ हमारा शो था, अगले दिन किशोर कुमार साहब के साथ शो था। अब रफ़ी साहब के साथ हमारा शो बड़ा कामयाब रहा। दूसरे दिन रफ़ी साहब एयरपोर्ट के लिए निकल गए। उस दिन का शो किशोर कुमार साहब के साथ था, और अचानक बॉम्बे से खबर आई कि किशोर कुमार की फ़्लाइट मिस हो गई है। अब वो आ नहीं सकते। उस ज़माने में 2 ही फ़्लाइट चलती थी, यानी कि आप समझ लीजिए दिल्ली बॉम्बे और बॉम्बे कैलकाटा, कितनी कम फ़्लाइट हुआ करती होंगी। जो आप इस समय अगर नज़र घुमाएं तो आपको इस तरीके की फ़्लाइट हर 15 मिनट में मिलती हैं। अब वो समय का ज़माना था। अब बोले कि 2 ही फ़्लाइट चलती थी। हमें बहुत टेंशन हो गई कि शो में सिंगर नहीं होगा तो शो कैसे होगा। रवि साहब एयरपोर्ट जा चुके थे, हम लोग तुरंत गाड़ी में बैठकर भागे। जब तक रवि साहब फ्लाइट के अंदर बैठ भी चुके थे, उस ज़माने में सिक्योरिटी वगैरह जो है उसका इतना झंझट नहीं होता था, इसलिए मैं तुरंत फुरत फ्लाइट के अंदर गया और रफ़ी साहब को पूरा मामला बताया है। अमिताभ बच्चन साहब ने जो है वो कैसे स्थिति को संभाला था, ये वो किस्सा है। अब हमारे पास जो है वो इस किस्से को देते हैं पॉज, क्योंकि हमारे पास भी है भाई एक और फिल्म का किस्सा। फिल्म थी चंपाकली। अब ये बड़ा ही जो है वो नाम है जिसे सुनकर आपके होठों पे मुस्कान तो आ गई होगी, लेकिन गीत बड़ा दिलकश था। लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी, लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत दिया था हेमंत कुमार मुखोपाध्याय जी ने। बड़ा ही दिलकश सा गीत था, छुप गए कोई रे। अब ये अगर आप सुनेंगे और लौटेंगे तो शायद आपको लगेगा कि प्रोग्राम इसी छंद और इसी गीत के आसपास हो। सुनते हैं छुप गए कोई रे और फिर लौटते हैं कहाँ गए रे। छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। आज है सुनी सुनी दिल की गलियां, बन गई कांटे मेरी खुशियों की गलियां।
अनोखे हाय दे गया प्यार के, छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब प्रोग्राम चल रहा है हमारा रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और हमने प्रोग्राम का जो आगाज़ किया था उस समय जो गीत लिया था और इस तरह का जो गीत अभी हमने आपको सुनाया, ये बड़े ही अलग स्टाइल का और अपने आप में एक अनोखा और नायाब गीत था। बहरहाल हम बात कर रहे थे और लोग भी ये कह रहे हैं कि इस किस्से को ख़त्म करें, नहीं तो आपको हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो चलिए हम आपको ये किस्से के बारे में बताते हैं कि अमिताभ बच्चन साहब ने जब भाग के रफ़ी साहब बैठ गए थे प्लेन के अंदर, अब वहीं तुरंत फुरत जो है जो फ्लाइट के अंदर गए और रफ़ी साहब को पूरा मामला समझाया। उन्होंने अब जो है वो सुना और फिर हमने गुजारिश करी कि भाई रुक जाइए। रफ़ी साहब ने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा और फ्लाइट से उतर गए। कहते हैं ना, इंसान चला जाता है उसकी बातें रह जाती हैं। रफ़ी साहब का नाम बहुत मशहूर जो है वो शेर के साथ जो है मैं लेना चाहता हूँ। चाल वो चल कि पसे मर्ग तुझे याद करें, काम वो कर कि ज़माने में तेरा नाम रहे। अब दुनिया में आपको फ़नकारों के फ़ैन मिलेंगे, लेकिन रफ़ी साहब के सिर्फ मुरीद मिलेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात कही है आपने रूमी जाफ़री साहब। रफ़ी साहब ने हर एक एक्टर को अपनी आवाज़ दी अपने समय में, मगर एक ऐसे एक्टर जो ख़ुद बहुत बड़े सिंगर थे उनके लिए भी उन्होंने आवाज़ दी। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, वो थे किशोर कुमार। फिल्म का नाम था शरारत और गाना था, अब मुझे याद आ रहा है, अजब है दास्तां तेरी ये ज़िंदगी। इसलिए हमने ये जो है शीर्षक जो है वो इसका नाम रखा, अजब है दास्तां तेरी है ज़िंदगी। अब ये जो बातें चल रही हैं तो मुझे एक गाना और याद आ रहा है। 1978 की फिल्म थी, आनंद बख्शी साहब ने जो है वो गीत लिखा था, R.D. बर्मन साहब का संगीत था। फिल्म थी मुक्ति। अब बड़ा ही बेहतरीन दिल के आसपास ये संगीत था, गीत था। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। हम तुम भी मिलते थे, पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती।
कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से, कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से, बदलने रास्ता अपना घटाए मेहरबानी से, के यादों की ये बरसातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब अगर आपको मेरी गायकी पसंद नहीं है तो हम लेते हैं पॉज, और अब हमने देखिए आपके कहे अनुसार किस्से का हिस्सा, हिस्से का किस्से वाली वाक्य को तो हमने पूरा कर दिया, लेकिन हमने क्या नहीं पूरा किया कि हमने अभी न्याय नहीं किया, ना तो कॉस्ट्यूम के साथ किया और ना ही हमने जो है वो हम जो किस्से पढ़ रहे थे उसके साथ किया, लेकिन जो फिल्म ट्रिविया है उसको तो हमने आगे बढ़ाना है। यानी कि अब जब हम देश परदेश की बात कर रहे थे तो जो थापर साहब ने लिखा कि भाई उन्होंने 2 बार ये फिल्म देखी और उन्होंने बड़ा टाइम लगा ये अपने सीन को समझने में कहाँ था, और ये भी हमने बात जो है वो देखी कि सत्यम शिवम सुंदरम देश परदेश के साथ देवानंद चाहते थे कि रिलीज़ करें, लेकिन राज कपूर साहब ने आखिरी समय में अपनी फिल्म की रिलीज़ डेट जो है वो बदल दी थी। अरुणा ईरानी का रोल करना था, लेकिन डेट की समस्या के कारण ऐसा नहीं हो सका। अब ये जो है ये एक अलग किस्सा है, अब इस किस्से के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे अब कॉस्ट्यूम की दुनिया में क्या हो रहा था। यानी कि हमने ये देख लिया था कि जब 2000 के दशक का जब शुरुआत हो गई थी तो जो डिज़ाइनर क्लोथ थे वो मार्केट में आने लग गए, यानी कि मार्केटेबिलिटी बढ़ गई और उन्होंने अपना टैगिंग हटा लिया कि भाई आप जो है इसको बहुसंख्या में जो है वो बनाएं और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये जो कपड़े हैं ये फिल्म के साथ बहुचर्चित गीत या उसके किसी कहते हैं ना कि टुकड़े की तरह जो है वो जो है फेमस हो और ये बिके, और ये भी एक लाभ प्राप्ति का जो है वो साधन जो है वो होने लग गया था। यानी कि ये जो ट्रेंड था ये इस तरीके से जो है वो चेंज हो रहा था, यानी दर्शक अपने पसंदीदा सितारों की तरह कपड़े पहनना चाहते थे और ये जो फीलिंग थी इसको एनकैश कर दिया गया था इस तरीके की मार्केटिंग से। यानी कि प्रायश्चित जो 2007 के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जैकलीन दुर्रान द्वारा बनाए गए हरे रंग के बॉयज कट गाउन ने हज़ारों प्रतियों को जन्म दिया। यानी कि आप ये प्रायश्चित, यानी कि अगर मैं इसको इंग्लिश में देखूं तो ये 2007 की जो फिल्म थी उसका हिंदी जो वर्जन था। अब ये 2007 में हर जगह स्नातक स्तर की पढ़ाई में देखे गए प्रॉम जो ड्रेस जो बाज़ार में है, जो चमकीले हरे रंग की शुरुआत जो है वो इस ड्रेस ने कर दी थी। यानी कि ये जो डिज़ाइनर जैकलीन दुर्रान हैं इनके इस ड्रेस ने जो है वो तहलका मचा दिया था। स्वर्ण युग की ऊंचाइयों को फिर से बढ़ाने के उद्देश्य से एक आधुनिक संवेदनशीलता के साथ दुर्रान ने कहा कि हमने 30 के आकार के साथ एक आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का उपयोग किया। हमने सचमुच 30 के दशक के लिए सब कुछ बनाया, मूल रूप से वेशभूषा ढूंढकर और आधुनिक कपड़ों के साथ रीमेक किए गए युग से आकार का जो है इन्होंने एक प्रयोग किया है। उसके बाद 2006 के आसपास की भी बात मुझे याद आती है, यानी ड्रीम गर्ल्स के लिए डिज़ाइनर शेरोन डेविस ने फिल्म के स्टार जेनिफर हडसन के साथ मिलकर काम किया। अब किस पर काम किया इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं फिल्म का नाम था ज़िंदगी और तूफ़ान 1975 की। मुकेश साहब की बाकमाल आवाज़ थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था, गायक जो थे वो कलाकार हमने तो आपको बता ही दिया मुकेश साहब थे, और गीत लिखा था राम अवतार त्यागी जी ने। अब बड़ा ही दिलकश गीत था, एक हसरत थी कि आंचल का मुझे, अब मैं सुनाऊंगा नहीं, जब आप गीत सुनेंगे तो आपको लगेगा कि फिल्म का नाम है ज़िंदगी और तूफ़ान। शायद इस नाम को देख के आप फिल्म को ना उठाएं ना देखें, लेकिन गीत सुनने के बाद आप ज़रूर चाहेंगे कि इस फिल्म को हम एक बार ज़रूर देखें। अब गीत सुनते हैं और लौटते हैं।
एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले। जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है, एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले। मुझको पैदा किया संसार में दो लाशों ने, मुझको पैदा किया संसार में दो लाशों ने, और बर्बाद किया कौम के अय्याशों ने। तेरे दामन में बता मौत से ज्यादा क्या है, जिंदगी और बता, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले। जो भी तस्वीर बनाता हूँ बिगड़ जाती है, जो भी तस्वीर बनाता हूँ बिगड़ जाती है। देखते देखते दुनिया ही उजड़ जाती है। मेरी कश्ती तेरा तूफान से वादा क्या है, जिंदगी और बता, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले। जो दर्द दिया उसकी कसम खाता हूँ, तूने जो दर्द दिया उसकी कसम खाता हूँ। इतना ज्यादा है कि एहसास से दबा जाता हूँ। मेरी तकदीर बता और तकाजा क्या है, जिंदगी और बता, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले। मैंने जज्बात के संग खेलते दौलत देखी, मैंने जज्बात के संग खेलते दौलत देखी। अपनी आंखों से मोहब्बत की तिजारत देखी। ऐसी दुनिया में मेरे वास्ते रखा क्या है, जिंदगी और बता, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले।
आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, पूरी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब हम बात कर रहे हैं, अब जो भाई आप लोग कह रहे हैं कि भाई कॉस्ट्यूम ठीक है, पॉज करो, ट्रिविया पे लौटो। अब ट्रिविया पे लौटते हैं। तो अब हमने आपको बता दिया था कि भाई अब अरुणा ईरानी को बिंदु का रोल करना था, लेकिन डेट की समस्या के कारण ऐसा नहीं हो सका। अरुणा ईरानी का सपना था कि वह देव आनंद के साथ बतौर फिल्म मेकर काम करें, लेकिन 20 साल बाद साल 2001 में उन्हें सेंसर में देवानंद साहब के साथ काम करने का मौका मिला था। यानी कि जब आपने वो अपनी इच्छा जो है वो किसी कारणवश जो है वो साइड में रख दी, तो 20 ईयर्स लग गए उनको उसमें काम करने में। अब जब ये फिल्म लंदन में रिलीज़ हुई तो कई लोगों को लगा कि फ़िल्म को दिखाया गया जो पब है, जो फिल्म में, अब मैं ये बात कर रहा हूँ देश प्रदेश की, वो असली पब है जो ईस्ट लंदन में कहीं है, पर यह पब बॉम्बे के महबूब स्टूडियो में आर्ट डायरेक्टर टी.के. देसाई की देख रेख में बनाया गया था, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ आर्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला था। अब फिल्म में एक सीन है बिंदु और टीना का इंटरव्यू। अब बिंदु सिगरेट पीती हैं, उसे अपने मुंह से धुआं एक स्टाइल से निकालना पड़ता था, वह अपने मुंह से धुआं बाहर नहीं निकाल पाती थी। इस 1 सेकंड के सीन को डायरेक्टर को संतुष्ट करने के लिए 25 रीटेक लेने पड़े थे। अब ये भी अपने आप में बड़ी विरोध सी बात है कि भाई आपको मतलब सीन नहीं आ रहा, लेकिन है भी ऐसा सीन कि भाई सिगरेट पीना है, एक स्टाइल से पीना है। अब 25 टाइम्स रीटेक, अब बड़ा ही जटिल सी बात है कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि जल्दी से ख़त्म हो जाए, अब उसमें भी समय लगता है। अब मुझे याद आ रहा है अपने लीग से बड़ी आगे एक फिल्म आई थी 1980 में, एक बार फिर। दीप्ति नवल स्टारर थी, अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में एक बाकमाल गीत था इस फिल्म में। इसके गीतकार थे विनोद पांडे और जो संगीत दिया था पंडित रघुनाथ सेठ जी ने दिया था। अब जो मेरे नाम से जुड़ा सा लग रहा है, चलिए ढूंढते हैं पंडित रघुनाथ सेठ जी के बारे में भी पता करते हैं। लेकिन ये फिल्म जो थी वो अपने जो है स्टाइल में, कहानी में अपने समय से बहुत आगे थी, शायद इस वजह से इसे हाथों हाथ नहीं लिया गया था। लेकिन ये गीत जो है बड़ा ही मशहूर हुआ था, ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ऐसे कुछ जो है वो चरण थे। अब मैं अपनी टीम को बोलता हूँ इसे ढूंढिए, सुनाइए, फिर हम लौटते हैं, देखते हैं क्या करना है। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं, ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं, दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन
मैं गाऊं। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं, अब हम कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की भी बात कर रहे हैं। अब देखिए, हमने हिस्से के हिस्से की दास्तान को तो पूरा कर दिया और फिर उसके बाद जो है हम कुछ फिल्म ट्रिविया की बात कर रहे हैं, देश परदेश जैसी फिल्म की बात कर रहे हैं। तो अब घड़ी भी कह रही है कि भाई बातें कर रहे हैं, समय भी नहीं देख रहे हैं। अब हमारा नंबर है 8010781078 और आप हमें ज़रूर लिखिएगा। हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर। अब जो है वो जाने का मन तो नहीं कर रहा है दोस्तों, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ट्रिविया तो सुना ही दूंगा। अब जो हम बात कर रहे थे कि भाई वो जो पब बनाया गया था वो बनाया गया था बॉम्बे के महबूब स्टूडियो में, उस समय बॉम्बे ही बोला जाता था। अब देवानंद साहब के साथ जो है वो 3 फिल्में जो है वो बन रही थी। उस समय किसी और फिल्म मेकर ने ऐसा करने की कोशिश नहीं की थी और वो तीनों फिल्में जो हैं वो हिट हुई थी, यानी जानेमन, बुलेट और देश परदेश। ये उस समय का सीक्वेंस था। अब जैसे जैसे साल बीतते गए फिल्म देश परदेश और भी नई और अच्छी होती गई, फिल्म साल दर साल नई होती गई। ये फिल्म हमेशा सदाबहार रही क्योंकि ये नई होती गई और ये इसलिए नई होती गई कि भाई उसका सब्जेक्ट, उसकी रेलेवेंस जो है वो धीरे धीरे समझ में आने लग गया और उस तरीके से फिर जो है जब ये रीरन्स में आई तो ये बड़ी चली। अब बड़ी सारी ऐसी फिल्में होती हैं जो फर्स्ट टाइम आती हैं और एवरेज रह जाती हैं या नहीं चल पाती और रीरन में जो है वो कमाल कर जाती हैं। तो ऐसी ही फिल्म जो है वो देश परदेश रही, जिसे कल्ट का स्टेटस भी दे दिया गया। अब देवानंद साहब की हरे रामा हरे कृष्णा के लिए प्राण को जो है वो लेना चाहते थे, लेकिन प्राण के पास जो है वो ज़रूरी डेट्स नहीं थी। आखिरकार उन्होंने देश परदेश में जो है वो प्राण के साथ काम किया था। अब जाने का मन तो नहीं कर रहा है दोस्तों, पर घड़ी साथ नहीं दे रही है। लेकिन जाते जाते मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। फिल्म थी अबोध 1984 की। सुरेश वाडकर साहब की बड़ी बाकमाल आवाज़ थी और संगीत दिया था रविंद्र जैन जी ने। तुझे देखने को तरसती हैं आंखें, ऐसे कुछ बोल थे। हम भी तरसेंगे जब तक कि आप हमें अगले हफ्ते आके नहीं मिलते प्रोग्राम पर। यानी कि जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर घड़ी तो है वो साथ देती ही नहीं है। फिर अगले हफ्ते अब कहते हैं कि भाई हाजिर होंगे हम एक और संस्करण के साथ। इसी संस्करण के साथ इसी को आगे बढ़ाएंगे। स्वस्थ रहिए,
खुश रहिए और हमें लिखते रहिए। गीत सुनते हैं और अगले हफ्ते लौटते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। तुझे देखने को तरसती है आँखें, ये दिल तेरी यादों में डूबा हुआ है। तो फिर कौन ये दरमियाँ आ गया है, हमें पास आने से जो रोकता है। तुझे देखने को तरसती है आँखें, ये दिल तेरी यादों में डूबा हुआ है। अजब कश्मकश है, अजब मेरी हालत, के दिल में मुहब्बत, जहन में है नफरत। यकीन जी रहा है, वहम पल रहे हैं, दिए बुझ रहे हैं, दिए जल रहे हैं। मुहब्बत में नफरत में रिश्ता ये क्या है, हमें पास आने से जो रोकता है। तुझे देखने को तरसती है आँखें, ये दिल तेरी यादों में डूबा हुआ है। तुझे गैर समझूं तो समझूं मैं कैसे, पर अपने भी होते हैं क्या तेरे जैसे। मैं तुझ तक न पहुंचा, तू मुझ तक न आई, नतीजा जलन दर्द आंसू जुदाई। तेरी बेरुखी ने सितम वो किया है, हमें पास आने से जो रोकता है। तुझे देखने को तरसती है आँखें, ये दिल तेरी यादों में डूबा हुआ है। तो फिर कौन ये दरमियाँ आ गया है, हमें पास आने से जो रोकता है। तुझे देखने को तरसती